अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल लिटरेचर लवर। आज हम बात करेंगे एक शॉर्ट स्टोरी के बारे में जो है द मम्मी अवेकन्स, और ये लिखी थी नजीब महफूज ने। तो इसकी समरी बताने से पहले हम लोग जो है वो नजीब महफूज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये कौन था, क्या करता था। इसकी छोटी सी एक बायोग्राफी है और पब्लिकेशन है। फिर उसके बाद हम अपना टॉपिक जो है समरी का उसकी तरफ जाएंगे। नजीब महफूज जो थे वो दिसंबर 1911 में पैदा हुए थे और इनकी डेथ हुई थी 30 अगस्त 2006 में। ये इजिप्टियन राइटर थे और इन्होंने लिटरेचर के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था और इनको 1988 में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ भी इन्होंने जीता था। इसके अलावा हम इनकी पब्लिकेशन की बात कर लेते हैं कि इन्होंने लिटरेचर में और दूसरी लिटरेचर मतलब और किसी लैंग्वेज में काम किए थे, तो उन्होंने क्या क्या काम किया था, पब्लिकेशन इनकी क्या क्या थी। राइटर ने 50 नॉवेल्स लिखे थे और 350 इनकी शॉर्ट स्टोरीज़ थी। डजन्स ऑफ मूवी स्क्रिप्ट मतलब मूवी स्क्रिप्ट भी लिखती थी जो 12 के करीब थी। 5 प्लेस लिखे थे। ये सारा काम उन्होंने अपने 70 साल करियर में पूरा किया था। ये इनकी छोटी सी बायोग्राफी थी। अब हम आएंगे मम्मी अवेकन्स की समरी की तरफ कि इसमें क्या बात हुई है। मम्मी अवेकन्स ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये एक मिस्ट्री स्टोरी है, ठीक है। इस तरह की कहानियाँ और फिल्में भी बन चुकी हैं, जैसे हम आजकल देखते हैं कि बहुत सी मिस्ट्रीज़ मूवीज़ होती हैं, इसी तरह की ये स्टोरी है। लेकिन नजीब महफूज ने इसको दिलचस्प और हकीकत के रूप में ढाल कर पेश किया है कि उन्होंने इसको एक इंटरेस्टिंग और जो फैक्ट्स रियलिटी होती है उसके बारे में बात की है और सब कुछ ऐसे लगता है कि सब कुछ रियल में हो रहा है। कहानी का बयान करता है कि वो खुद इस वाक़े पर यकीन नहीं करता, मतलब जो कहानी को बयान कर रहा है वो कहता है कि मैं खुद भी इस वाक़े को यकीन नहीं करता, अगरचा उसने उसको अपनी आंखों से ना देखा होता। वो कहता है कि अगर ये मेरी आंखों के सामने ना होता तो मैं भी इस कहानी पर यकीन ना करता, लेकिन चूँकि ये उसकी आप बीती है। आप बीती किसे कहते हैं, मतलब जो अपनी स्टोरी खुद बता रहा हो, इसलिए वो उस पर यकीन कर रहा है। लिहाजा इस तरकीब के तहत कहानी कार बड़ी महारत से हमें एक फ़र्ज़ी किस्सा पर यकीन दिलाता है। मतलब है ये कहानी फ़र्ज़ी, लेकिन इसको इस तरह पेश किया गया है कि वो लगती है कि बिल्कुल एक ओरिजिनल स्टोरी होती है। नजीब महफूज ने नहायत महारत के साथ एक कहानी बयान करने वाले किरदार को मुतारफ़ करवाया। जो कहानी बयान करने वाला होता है उसको क्या कहते हैं, नरेटर। इसमें जो है प्रोफेसर डारेन जो मिस्र की तहज़ीब को खूब जानता है, नरेटर से ये कहानी सुनकर आगे 2 शख्स को सुनाता है, मतलब 2 आगे ऐसे पर्सन्स को बताता है जिनमें डायरेक्टर ऑफ फाइन आर्ट करेज मतलब जनाब साटो और डॉक्टर पेरी शामिल हैं। इस तरह से कहानीकार ने नरेटर इंटू नरेटर की तरकीब इस्तेमाल की ताकि कहानी में हकीकत का रंग भर सके। मतलब उसने स्टोरी जो है वो उसको सुनाई जो खुद आगे स्टोरी बनाता था, इसलिए इस स्टोरी को कहते हैं नरेटर इंटू नरेटर। अब कहानी थोड़ी सी छोटी सी है जो स्टार्ट होती है। शेख जुदाउल्लाह मिस्र की तहज़ीब के बारे में गहरा इल्म रखता था। महमूद पाशा एक नवाब है। पाशा तुर्की नसाद मिस्री नवाब है, मतलब कहाँ का, मिस्र का नवाब है कौन, पाशा। जबकि वो फ़्रांसी फ़न का दिलदादा है, मतलब उसको फ़्रांस के फ़न में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। एक दफ़ा शेख जुदाउल्लाह पाशा के दरबार में आया और अपना तारुफ करवाया। मतलब जो मिस्र की तहज़ीब में बहुत गहरा इल्म रखता था वो पाशा के दरबार में आया और उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया। शेख जुदाउल्लाह ने कहा कि उसके रूहानी इल्म के मुताबिक पाशा की मलकियत बाग में ख़जाना दफन है। मतलब पाशा के पास जो मलकियत थी ना, एक बहुत बड़ा बाग था, उसमें ख़जाना दफन है और वो उसको खुद खोद कर तलाश कर सकता है। मतलब कि वो वहाँ पे उसको खोदेगा और तलाश करेगा कि ख़जाना कहाँ पर है। अगर पाशा उसको इस बात की इजाज़त देता है तो मैं बाग को खोदना शुरू करता हूँ। जनाब दारेन के कहने पर पाशा शेख को, मतलब वो पाशा जो है जनाब दारेन से मशवरा करता है, तो उसके कहने पर पाशा शेख जुदाउल्लाह को ज़मीन खोदने की इजाज़त दे देता है। आखिरकार शेख ज़मीन में छुपे ख़जाने तक पहुंच जाता है, मतलब जो खोद रहा होता है ना उसे वहाँ पर ख़जाना मिल जाता है। पाशा ख़जाने को देखने आ जाता है, मतलब जो ख़जाना ज़मीन के अंदर था, बाग के अंदर था, जब उसे इल्म होता है तो वो उसको देखने के लिए आ जाता है। ज़ेरे ज़मीन एक महल देखता है, मतलब ज़मीन के नीचे उसे एक महल दिखाई देता है
वो पाशा और दूसरे लोग ज़ेरे ज़मीन महल में दाखिल होते हैं। जो ज़मीन के अंदर उसे महल मिलता है जो शेख ने खोदा होता है, वो उसके अंदर वो भी पाशा भी और दूसरे लोग भी उसके अंदर एंटर होते हैं। तो महल में एक महव ख्वाब एक हनूत शुदा लाश होश में आ जाती है। मतलब यहाँ पे अब मिस्ट्री आती है कि वहाँ पे जो ज़मीन के अंदर एक महल था, उसके अंदर एक लाश थी। मतलब जब तक उसको खोदा नहीं गया था तो लाश जो थी लाश थी, लाश बनी हुई थी। लेकिन जब ये सारे लोग उधर जाते हैं तो लाश जो है वो ज़िंदा हो जाती है, यानी होश में आ जाती है। जो जनरल हुर की लाश होती है, किसकी? जनरल हुर की, जो मिस्र का सरबराह था। पाशा जनरल हुर की लाश को ज़िंदा देखकर डर जाता है कि ये तो मर गया था, ये ज़िंदा हो गया, तो उसको देखकर डर जाता है। जनरल हुर पाशा से कहता है कि ये कैसे मुमकिन है कि वो एक गरीब तुर्की नसात से एक अमीर मिस्री नवाब बन गया। मतलब कि जनरल हुर को कहता है, जनरल हुर जो है, जो इसकी लाश मिली थी, वो पाशा को कहता है कि तुम तो एक गरीब तुर्की नसात थे, मतलब गरीब इंसान थे, तुम कैसे एक अमीर मिस्री नवाब बन गए? तुम तो तुर्की में रहते थे, तुम कैसे मिस्र में आके नवाब बन गए हो? और पाशा क्यों कर मिस्र के गरीब किसानों पर जुल्म करता है, और ये दौलत कैसे कमाई और गरीबों का इस्तेसाल क्यों किया? पाशा के पास इनके सवालात का कोई जवाब नहीं था। मतलब अब देखा जाए तो पाशा कैसे अमीर हुआ कि उसने वहाँ के, यानी कि तुर्की के जो वहाँ के किसान थे, वहाँ पर वो जुल्म करता था। वो लोग जो मेहनत करके कमाते थे उनसे वो दौलत हड़प कर लेता था। इस तरह करके वो अमीर हो गया। जब जनरल हुड ने इसके बारे में पूछा तो उसके पास कोई भी जवाब नहीं था कि ये कैसे हुआ। पाशा पहले ही डरा हुआ था। जब वो उससे सवाल करी जा रहा था जनरल हुड, तो पाशा डर और खौफ की वजह से उसने अपने आप को काबू न रख पाया और उसकी डेथ हो जाती है और वो वहाँ गिरकर दफन हो जाता है। कहाँ पर? जो ज़ेरे ज़मीन लाश होती है ना, जहाँ हुर की लाश थी, जनरल हुर की, वहाँ पे वो वहीं पे उसको दफन कर दिया जाता है। ये हमारे पास थी मम्मी अवेकन्स की छोटी सी स्टोरी। जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।